ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का वीडियो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। वर्क, तो वर्क क्या होता है? तो पहले तो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे जो वर्क की बात होगी वो मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है, ऐसे किसी को मैसेज भेज देते हैं, किसी को वीडियो भेज देते हैं, ये सब वर्क में काउंट नहीं होगा, मैकेनिकल वर्क में काउंट नहीं होगा। जब मैकेनिकल वर्क की बात होती है तो मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस पर आप कुछ फोर्स लगाओ और इसको डिस्प्लेस कर दो। ठीक है, उसको उसकी जगह से हटा दो। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ यू अप्लाई अ फोर्स एंड डिस्प्लेसेस दैट ऑब्जेक्ट, देन वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने इस पर एफ फोर्स लगाया, मैं इसको आगे खींच रहा हूं, तो ये जो ब्लॉक है यहां से खिसक के यहां पहुंच गया। एम मास का ब्लॉक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैंने इस ब्लॉक को ऐसे खींचा। आप सोच सकते हो क्या ये तिरछा जाएगा? जा सकता है अभी तिरछा भी। तो मैंने इसको ऐसे खींचा और ये आगे खिसक गया, अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया? थीटा। सो वर्क इज डिफाइंड एज W इक्वल्स एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस यानी डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट हमको पता है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता था, तो एफ डॉट एस विल बी एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क इज सेड टू बी एफ एस कॉस थीटा। तो इसको याद रखना, W इक्वल्स एफ डॉट एस दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। वर्क स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? एक चीज याद करो, आपको ये बताया गया था ए डॉट बी। तो ए डॉट बी को क्या बोलते हैं? स्केलर डॉट प्रोडक्ट। यानी ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, यानी डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा स्केलर होगा। तो वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको याद रखना। यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। हम कभी ये बात नहीं करते कि मैंने इतना वर्क कर दिया, इस एक्सिस में वर्क कर दिया। वर्क कर दिया चाहे जिस भी एक्सिस में किया हो, वर्क इज स्केलर। तो वर्क स्केलर है, तो यहां लिख देना भाई इट इज स्केलर। ठीक, एसआई यूनिट क्या होगा इसका? ये स्केलर क्वांटिटी है, अब इसका एसआई यूनिट आपका आएगा। अब यहां से निकाल लो एसआई यूनिट। कॉस थीटा तो कोई वैल्यू आएगी कोई ना कोई निकल के। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है, जिसको हम न्यूटन इंटू मीटर को लिखते हैं जूल। तो याद रखना, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमारा बेसिक। तो देखो, अब वर्क डन को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप का वर्क डन हो सकता है। तो अगर मैं एक सिंपल सिचुएशन लिखूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, यानी ऑब्जेक्ट पे तिरछी फोर्स लगा रहे हो और जो वो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? पॉजिटिव। तो इस केस में जो वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल है कि अब जब थीटा आपका एक्यूट होता है तो वर्क डन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा। सिंपल और समझना है, जिधर आप खींच रहे हो अगर ऑब्जेक्ट उसी की साइड जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है, जैसे दो साइड होते हैं ना, एक राइट और एक लेफ्ट, तो आप राइट साइड खींच रहे हो तो ऑब्जेक्ट राइट साइड ही जा रहा है, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी जिधर हम खींच रहे हैं उधर ही ऑब्जेक्ट जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब थोड़ा दूसरा देखते हैं। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट या कोई कार पहले से आ रही है, पहले से काफी स्पीड से आ रही थी। मान लो ऐसे मान लेता हूं ये कोई कार है। ठीक है, ये कोई कार है, अब ये आ रही थी पहले से किसी स्पीड से, एम मास है इसका, यहां से बहुत तेजी स्पीड से आ रही थी। अब मैंने इस पर पीछे फोर्स लगानी शुरू की, ऐसे मैं इस पर पीछे फोर्स लगा रहा हूं, बट ये इधर से आ रही थी मेरी तरफ, ऐसे आ रही थी कार, मैंने इस पर पीछे फोर्स लगानी शुरू की, बट ये कार तुरंत तो रुकेगी नहीं, तो ये आगे बढ़ती रहेगी। तो जब ये कार आगे बढ़ती रहेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी आगे की तरफ है। तो फोर्स पीछे लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी आगे की तरफ है, तो ये हो गया आपका थीटा। अब इस केस में देखो थीटा क्या है? W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा। इस केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पर जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, तो वर्क डन जो है जो वो नेगेटिव। क्लियर? सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और सिंपल समझना है, कार आगे जा रही है, आप कार राइट में जा रही है, आप फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रहे हो, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, सिंपल। तीसरा केस, अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है
और आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 लिख दूं, कॉस 90 कितना होता है 0, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है और मैं फोर्स वाई एक्सिस में लगा रहा हूं, कंसेप्ट ये है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लियर? इसका सिंपल ऐसे समझना, तीसरे वाला एग्जांपल को इसको ऐसे समझो, ये मार्कर है मान लो, अब ये मार्कर है, हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना, इस मार्कर को मैंने छोड़ा और ये मार्कर नीचे गया, तो जब ये मार्कर नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, और ग्रेविटी की फोर्स mg वो भी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, mg भी नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव। ठीक, पक्का? अब ये वाला पॉजिटिव वाला हो गया, अब नेगेटिव वाला, ये मार्कर यहां रखा हुआ है, मैं इसको उठा के ऊपर लेके आ रहा हूं, तो जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके आ रहा हूं तो मैंने फोर्स किधर लगाई, मैंने फोर्स चलो ग्रेविटी का देख लेते हैं, मैंने इसको उठा के ऊपर ले आया, अब ग्रेविटी का फोर्स देखते हैं, ग्रेविटी नीचे लगी, फिर से देख लो ग्रेविटी नीचे लग रही है बट मैं ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, ग्रेविटी नीचे बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तीसरा, मैं इस मार्कर को यहां से उठा के यहां लेके जा रहा हूं, अगर मैं इस मार्कर को यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में, और ग्रेविटी किस एक्सिस में लग रही है, वाई एक्सिस में, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, 0। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट है अभी ए पॉइंट पे रखा हुआ है, अब इस पर ये सारी फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 F3 F6, ये सारी फोर्स लग रही हैं, और ये डिस्प्लेस करके 20 मीटर आगे पहुंच गया, यानी ए से बी पहुंच गया। द क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस सेपरेटली, हमें सारी फोर्सेस का वर्क डन निकालना है अलग अलग, सबका अलग अलग वर्क डन निकालना है। ऑल्सो फाइंड द नेट वर्क, तो पहले हम क्या करेंगे, सारी फोर्सेस का अलग अलग वर्क डन निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी वर्क डन आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं वर्क डन बाय F1 फोर्स, तो वर्क डन बाय फोर्स F1, तो इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स F1, इट इज इक्वल टू F1 डॉट S, F1 डॉट S को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, F1 S cos थीटा, ध्यान से देखो, F1 इधर की तरफ है राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो F1 भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो मैं इसमें cos 0 लगा दूंगा, cos 0 1 होता है, कितना फोर्स लग रहा है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20, तो कितना आंसर आ गया 100 जूल, तो मेरा वर्क डन बाय F1 फोर्स कितना आ गया हमारा निकल के 100 जूल, इसको याद रखना। अब आ जाता हूं वर्क डन बाय F2 फोर्स, तो वर्क डन बाय F2 फोर्स, वर्क डन बाय F2 इक्वल्स डायरेक्ट F2 डॉट S, वैसे हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे भाई, अभी तो लिख दे रहे हैं इसको, F2S cos, कितना थीटा है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स इधर की तरफ है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, थीटा 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, cos 60 कितना होता है हाफ, तो कितना आ जाएगा फिर से 100 जूल। ठीक है, तो फिर से वर्क डन कितना आ गया आपका निकल के 100 जूल, ये आ गया। फिर आ जाते हैं इधर F3 का वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय F3 इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट, डायरेक्ट लिखूं अब Fs cos थीटा, फोर्स कितना है F3, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, cos कितना डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऊपर है, तो cos कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर आ गया 0। व्हाट इज वर्क डन बाय F4, वर्क डन बाय F4 ये रहा, F5 लिखा है, इसको 4 कर दो, तो F4 पीछे की तरफ लग रहा है, ध्यान देना F4 पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लग रहा है, तो F4 पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो इट विल बी ट्रीटेड एज F4 into S into cos 180 डिग्री, सो इट विल बी F4 कितना है 6, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, cos 180 -1 होता है, तो ये हो गया -120 जूल, तो ये आपके सारे वर्क डन आ गए निकल के। क्लियर? अब मैं अगर सिंपल लिखूं तो डायरेक्ट डब्ल्यू नेट निकाल दूं, तो डब्ल्यू नेट कितना निकलेगा भाई, इन सबको जोड़ दो, 100 प्लस 100 प्लस 0 माइनस 120, तो 200 में से 120 गया तो कितना आंसर आ जाएगा 80 जूल, सो दिस इज अवर नेट वर्क। ठीक, अब देखो एक सिंपल सी चीज देखो, 3 सिचुएशन में कर रहा हूं, या तो ऐसे एक ब्लॉक को मान लेता हूं, 3 डिफरेंट सिचुएशन ऐसे मान लेता हूं। देखो अब इसको, या तो ऐसे डायरेक्ट दिख रहा होगा आपको कि फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, या फिर
फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, या फिर फोर्स किसी एंगल पर लग रही है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हर बार हमें एंगल यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती। जब पहला वाला केस होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा W इक्वल्स एफ एस, कॉस जीरो लिखूंगा। अभी बताया था आपको कॉस जीरो, बट कॉस जीरो 1 हो जाता है। तो यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो तो आप वर्क डन को डायरेक्ट कितना लिख दो, एफ एस लिख दो, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख। इसको याद रखना, आगे हम बहुत यूज करेंगे। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, पॉजिटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। एंगल की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि एंगल 0 डिग्री है भाई। इधर आ जाओ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो, फोर्स पीछे या डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो मैं डायरेक्ट अगर इसको लिख के दिखाऊं तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 माइनस होता है तो डायरेक्ट माइनस लिख दिया करूंगा, बार बार हम ये एंगल नहीं लिखा करेंगे। तो याद रखना, आगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम तो डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो माइनस एफ इंटू एस, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये किसी एंगल पे हुआ करेंगे तब आपको एंगल यूज करना पड़ेगा, दैट इज एफ इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा। अब आपको यूज करना पड़ेगा, इसको जरूर याद रखना, दोनों पैरेलल, डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट माइनस एफ इंटू एस, और अगर थीटा है तो ये लिख देंगे, ठीक। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखो, वर्क डन को मैंने लिखा था एफ एस कॉस थीटा, यहां ये दोनों ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं इसको कैसे बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझना है इस चीज को, कि दो तरीके से कैलकुलेट करना मैं आपको बता रहा हूं। W इक्वल्स एफ कॉस थीटा कर दूं मैं, इंटू एस कर दूं, ये ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको F इंटू एस कॉस थीटा कर दूं, ये ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको थोड़ा समझो कि ये क्या कंसेप्ट बोल रहा है। ये बेसिकली ये कंसेप्ट बोल रहा है कि अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कर दो, इन सेकेंड केस यू कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड केस में वो बता रहा है कि फोर्स को एज इट इज रखो, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो, ठीक है। तो अब ये इतना समझ यहां नहीं आया होगा, एग्जांपल से समझो। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये कोई इंक्लाइन है, ऐसे ये कोई इंक्लाइन है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, ठीक है, और ये थीटा है, मान लेता हूं ये थीटा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका s है, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट s, और ये जो हाइट है आपकी वो h है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ध्यान से देखना, मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है मुझे mg का, तो ग्रेविटी किधर लग रही होगी, नीचे की तरफ, mg। तो अब देखो भाई, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ये खिसकता हुआ नीचे आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, वर्क डन, तो वर्क डन को क्या लिखूंगा, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, तो कितनी फोर्स लग रही है, mg लग रही है, और ये खिसकता हुआ नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका s, लिख दिया मैंने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अच्छा, अब मुझे थीटा भी लिखना पड़ेगा, ये mg है और ये आपका s है। या फिर मैं एक और काम करता हूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये mg है, मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, तो मैं ग्रेविटी के दो कंपोनेंट ले लेता हूं, mg का कितना कंपोनेंट आ गया, mg साइन थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल इधर डिस्प्लेस करके आ रहा है, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। अब mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका कोई वर्क डन नहीं होगा, जो भी वर्क डन होगा वो mg sin थीटा का होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाई mg इज, कितना फोर्स है, mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं मैं, तो इट विल बी mg, अब ये sin थीटा है, sin थीटा की वैल्यू डालता हूं मैं, व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, h, और हाइपोटेन्यूज कितना है, s, यस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, h बाई s। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो s विल बी, sin थीटा की वैल्यू डाल दो h बाई s, तो इनटू h बाई s इनटू s, तो कितना आंसर आ गया हमारा, mgh। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है, mgh। इसमें हुआ क्या, मैंने फोर्स के कंपोनेंट ले लिए, किसके कंपोनेंट ले लिए, फोर्स के, सिंपल, फोर्स ये था इधर कंपोनेंट। अब इसका एक दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका और ज्यादा आसान है, वो ये बोल रहा है
ये आपका ब्लॉक था m मास का, नीचे फोर्स mg लग रहा है। अब अगर हम देखें इंक्लाइन की तरफ, तो इंक्लाइन की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट s है, लेकिन हमारा फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो हमको डिस्प्लेसमेंट तिरछा वाला नहीं लेना चाहिए। अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे वाला ही लो। देखो ना, फोर्स हमारा नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, बट डिस्प्लेसमेंट के भी तो हम कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट को ना लेके मैं केवल इसकी हाइट ले लूं। भाई अगर यहां से यहां पहुंचा तो हाइट के अकॉर्डिंग तो इतना कम हुआ ना, वो हाइट तो इतनी कम हुई है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं वर्क डन, फोर्स कितना है mg, और कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट ले लूं, इस बार मैं ये वाला नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट ये नीचे वाला ले लूंगा। तो इट विल बी mg इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो सेम आंसर आ गया mgh। क्लियर? यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया और यहां पर हमने फोर्स का कंपोनेंट लिया। सिंपल ये है, ये ज्यादा इजी होता है, जिधर आपकी फोर्स लग रही है उधर ही का डिस्प्लेसमेंट ले लो और वो आपको सॉल्व होता है। ठीक, तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एक इंक्लाइन है, उस पर एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, हम इस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, इंक्लाइन का एंगल 37 डिग्री है, ये इंक्लाइन की लेंथ 5 मीटर दे रखी है, हाइट 3 मीटर दे रखी है। अब क्वेश्चन पढ़ लो। A block is moved from point A to point B. A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये, तो ब्लॉक को खिसका के यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारी फोर्सेस जो भी एक्ट कर रही हैं उनका वर्क डन निकालना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल वर्क, टोटल वर्क भी निकालना है। क्लियर? तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। एक फोर्स तो हमको गिवन है 20 न्यूटन, mg यहाँ लग रहा होगा नीचे, ध्यान से देखो, मैं mg लग रहा है नीचे mg, बट मैं mg के दो कंपोनेंट ले लूंगा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, ऐसे भी ले सकता हूँ। तो यहां पर mg के मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, mg sin 37, याद आया, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, mg cos 37, ये ले लिया मैंने। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन। ये सारे फोर्स लग रहे होंगे, और कोई फोर्स, ठीक है, यहाँ म्यू गिवन है, म्यू इक्वल 0.1, तो पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, सिंस ब्लॉक स्लाइड करके ऊपर जा रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिखा। तो मुझे पहले सारी फोर्सेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर F गिवन है 20 न्यूटन, अच्छा दो एक्सिस चूज कर ली, ये मेरी एक्सिस नंबर 1 और ये मेरी एक्सिस नंबर 2। एक्सिस नंबर 2 में कोई मोशन नहीं होगा, अगर एक्सिस नंबर 2 में कोई मोशन नहीं होगा तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg cos 37 की। अब m कितना है 1, g की वैल्यू 10 ले ली, cos 37 होता है 4/5, तो n कितना हो गया 8 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका 8 न्यूटन। क्लियर? अब ध्यान से देखो, मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल गया तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दूंगा। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू कितना है 0.1 इंटू 8, तो एफ के की वैल्यू आ जाएगी 0.8 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। ठीक, अब मैं सबका वर्क डन लिख रहा हूं, जो जो फोर्स लग रही है एक एक करके। व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ फोर्स, अब ध्यान से देखना, डायरेक्ट लिखूंगा, एफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 5, तो कितना वर्क डन आ गया 100 जूल। ये वर्क डन आ गया एफ फोर्स का। एक एक करके सबका देखते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो थीटा कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। याद आया, डिस्प्लेसमेंट इधर है और नॉर्मल इधर है। नेक्स्ट वर्क डन बाय mg, अब mg का वर्क डन लिखते हैं। आपको बताया था या तो कंपोनेंट से लिख दो या टोटल फोर्स से लिख दो, आपकी मर्जी है। मैं टोटल फोर्स से लिख रहा हूं। mg लग किधर रहा था, नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रहा था। अगर mg नीचे की तरफ लग रहा था तो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, तो हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये वाला। क्लियर? क्योंकि mg वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, y एक्सिस में लग रहा था, mg y एक्सिस में लग रहा था, तो हम इसको ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है, आप mg के कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट करोगे तो कितना आएगा, एक mg cos 37 और एक mg sin 37। mg cos 37 का वर्क डन कितना हो जाएगा 0, और mg sin 37 से मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से निकाल सकता हूं। जैसे मैं mg sin 37 से लिखूंगा तो वर्क डन बाई mg, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, mg लग कहां रहा था, ये तो हमने कंपोनेंट लिए थे ना। अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो mg किधर लग रहा था,
mg इधर लग रहा था, नीचे लग रहा था, तो जिधर का फोर्स होता है उधर ही का डिस्प्लेसमेंट लो। फोर्स mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ये वाला लिया जाएगा। mg y एक्सिस में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा 3 मीटर। तो कितना लिख दूंगा मैं, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 3, mg कितना है 1 इंटू 10 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 30 जूल। नेक्स्ट, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसको देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो ऑब्वियस है वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कितना लिखूंगा मैं डायरेक्ट, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये रही 0.8, डिस्प्लेसमेंट कितना 5, तो कितना आ जाएगा ये 4 जूल, तो माइनस 4 जूल। और भी कुछ बच रहा है भाई, सारा हो गया, फोर्स हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गया, एमजी वाला हो गया, एफ के हो गया। मैंने देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने एमजी के पहले कंपोनेंट ले लिए थे, फिर मैंने एमजी को एक्चुअल एमजी रिप्रेजेंट कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको वर्क डन बाई नेट ऑल द फोर्सेस चाहिए, तो सबको जोड़ दो, 100 ये हो गया, 30 हो गया, 130 में से 4 गए, तो कितना आ जाएगा 126 जूल। तो ये सबका नेट फोर्स। क्लियर है भाई? देखो भाई वाला क्वेश्चन देखो, अ फोर्स F इक्वल्स, एक फोर्स है F 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, ये फोर्स दे रखी है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है और उस पार्टिकल को A से B डिस्प्लेस कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F। सिंपल है, एक पार्टिकल दे रखा है, उस पर एक फोर्स लग रही है और A से B जा रहा है। इतना क्वेश्चन देख के आप समझ गए होगे कि फोर्स में i कैप, j कैप, k कैप यूज हो रहा है, तो यानी वेक्टर का कंसेप्ट लगेगा। तो वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता था, वर्क डन के दो मतलब बेसिक फॉर्मूला ये था F डॉट S, जिसको फर्दर हम अप्लाई करके लिखते थे Fs cos थीटा। अब एक चीज ध्यान से देख लो, Fs cos थीटा आप तभी लगा पाओगे जब आपको थीटा गिवन होगा, बट यहाँ थीटा गिवन नहीं है। अगर यहाँ थीटा गिवन नहीं है तो यहाँ i j k गिवन है, तो आप इस कंसेप्ट से इसको कर लोगे। तो यहाँ पर F डॉट S करना होगा, यानी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो थोड़ा फिगर से भी देख लो। मान लो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस होता है, तो मान लेते हैं A पॉइंट कहीं पर है, ये हमारा A पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 1, 3 गिवन है, और मैं इसको A से B पे लेके जा रहा हूं, तो ये मेरा B पॉइंट हो गया, B के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 2, 1, और इस ड्यूरेशन में पार्टिकल पर एक फोर्स लग रही है F फोर्स। तो एक फोर्स इस पार्टिकल को यहां से यहां खींच के ले गई, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, बट आई कैप, जे कैप, के कैप का ध्यान रखेंगे। -1 -2 आई कैप, 2 -1 जे कैप, प्लस 1 -3 के कैप। ठीक है, ये सिंपल माइनस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग, इट इज सिंपली -3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन होता क्या है, F और S का डॉट प्रोडक्ट। तो पहले F लिख देता हूं मैं, F कितना है हमारा, वो गिवन है आपका F 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी हमने निकाला वो ये रहा, कितना -3 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप, ये आ गया। अब यहां लिखा है डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट सबको पता होगा, i j j k k, तो i से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 इंटू -3, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2, तो वर्क डन विल बी -18 प्लस 2 प्लस 2, तो W विल कम आउट टू बी -14 जूल। ये आपका ठीक है भाई। तो अब देखो, अब हमें देखना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो F, लेकिन ये जो फोर्स आप लगा रहे हो ये वेरिएबल है, कभी आप 5 न्यूटन, कभी 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, धीमे धीमे आप फोर्स बढ़ा रहे हो। तो फोर्स अगर वेरिएबल है और आप इसको x1 से x2 लेके जा रहे हो, तो आप इसको x1 से x2 लेके जा रहे हो और फोर्स जो लग रहा है वो वेरिएबल है। तो आपको बताया था जब भी चीजें वेरिएबल होती हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो पूरी जर्नी का फोर्स हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, सॉरी, तो मैं क्या करूंगा, इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा ले लूंगा। तो मैं इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, मान लेता हूं मेरा ब्लॉक यहां पर है और यहां इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो यहां डिस्प्लेसमेंट को मैंने dx रिप्रेजेंट कर दिया। अब
यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पर, ये तो मैंने इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, हल्का सा मान लिया कि ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ा है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ब्लॉक यहाँ पे था और ये जर्नी का छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, जहां पे तक थोड़ा सा आगे बढ़ा है। तो पूरी जर्नी तो बहुत बड़ी है, बट मैंने इसका छोटा सा हिस्सा लिया, तो मुझे जो वर्क डन मिलेगा वो भी छोटा मिलेगा। तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, dw। तो dw क्या लिखेंगे हम, f dx, ये लिख दूंगा मैं f dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब क्या होगा यहां पर, अब सिंस मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। W मिल जाएगा मुझे, dw का इंटीग्रेशन w, तो यहां पर आ जाएगा f dx। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, x1 से लेके x2, तो ये आ गया मेरा वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू f dx दैट इज इक्वल टू x2। अब एक चीज और समझना है यहां पर, मैं इसको वापस से लिख रहा हूं, w इक्वल्स इंटीग्रेशन f dx, लिमिट x1 से लेके x2। इंटीग्रेशन हमको एक चीज देता था, इंटीग्रेशन देता है एरिया। तो किसका एरिया देगा, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, सो इट विल बी एरिया अंडर fx ग्राफ, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इट इज द एरिया अंडर fx ग्राफ, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसको याद रखना। तो w इक्वल्स इंटीग्रेशन दिस। अब एक चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है जो यहां पे आप ध्यान से देखो, हमने जो फोर्स है वो x एक्सिस की तरफ माना और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी x एक्सिस की तरफ माना, बट जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसा हो सकता है फोर्स y एक्सिस की तरफ भी लग रहा हो, या हो सकता है फोर्स z एक्सिस की तरफ भी लग रहा हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमें सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी सारे कंपोनेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन है x एक्सिस का तो हम लिख ही चुके हैं, तो इसको लिखेंगे f dx। अब यहां पर लिखेंगे f dx। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा फोर्स होना चाहिए, जो x एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा fx dx। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो x की तरफ लग रहा है, प्लस यहां पर fy dy, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस की तरफ लग रहा है, प्लस fz dz, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो z एक्सिस की तरफ लग रहा है। अब लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगी x, तो यहां लिमिट आएगी x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z2, ये आपकी लिमिट आ जाएगी। तो ये आपका नेटवर्क डन हो जाएगा। तो जब फोर्स तीनों एक्सिस में गिवन होगा तो ये कंसेप्ट यूज होगा, जब फोर्स एक ही एक्सिस में गिवन होगा तो इस तरीके से सॉल्व। ठीक, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F इक्वल्स ax माइनस बी x ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। ये फोर्स है F इक्वल्स ax माइनस बी, जो पार्टिकल पे एक्ट कर रही है और उसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर रही है। फाइंड दी वर्क डन बाय दी फोर्स। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा कि फोर्स कैसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। कैसे पता चलता है वेरिएबल, क्योंकि फोर्स जो है वो x पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन बिल्कुल सिंपल होता है। अच्छा, फोर्स केवल x एक्सिस में लग रही है, कैसे पता चल रहा है यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट भी केवल x एक्सिस में लग रहा है, तो मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो w इक्वल्स इंटीग्रेशन f dx, याद आया, जब फोर्स के तीनों कंपोनेंट होंगे तो हम वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो इंटीग्रेशन f की वैल्यू डाल दी ax माइनस बी और यहाँ पे डाल दिया dx, लिमिट 1 से लेके 2, तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 2। इंटीग्रेशन भैया आपको आता होगा, a कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस b, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, ये सबको पता होगा। लिमिट डालूंगा मैं 1 से 2 और यहाँ पर भी 1 से 2, तो w इक्वल्स a अपॉन 2 बाहर निकाल लिया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, तो 3a बाई 2 माइनस b, तो w कम्स आउट टू बी 3a बाई 2 माइनस b, तो ये आपका वर्क। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ग्राफ गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। फाइंड दी वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो हमने पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, w इक्वल्स इंटीग्रेशन f dx, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आपको बताया था इंटीग्रेशन जो हमें देता है वो क्या देता है, एरिया। तो एरिया किस ग्राफ का, एरिया अंडर fx ग्राफ, तो एरिया अंडर fx ग्राफ, तो ये आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें वर्क डन निकालना है, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऊपर का एरिया ये वाला आ जाएगा,
नीचे का एरिया ये वाला आ जाएगा, ये यहाँ तक। तो ऊपर आपको वर्क डन एरिया निकाल दो, ऊपर क्या बनना है, ट्रेपेजियम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है और ये है। पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी ऊपर की, ये वाली 2 और ये 6, तो 2 + 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 20। नीचे का एरिया बताया था नेगेटिव होता है, अगर आप एरिया को नीचे को नेगेटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव मत लेना क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नीचे का एरिया नेगेटिव होता है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई 2, और हाइट कितनी, ये लेंथ कितनी 20, हमने ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हैं तो इसको केवल 20 लेंगे, तो ये इससे कट गया, और ये कितना आ गया भाई 10, तो ये आ गया 80 माइनस 20, इट विल कम आउट टू बी 60 न्यूटन। क्लियर, सो ये हमारा, सॉरी 60 जूल, क्योंकि हमारा वर्क डन है ना, तो W = 60 जूल। क्लियर, सो दिस इज आवर आंसर। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक चेन है, ये कड़ी 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 आपको दिख रही है, तो ये एक चेन है, इसको हम धीमे धीमे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक। और ये टेबल जो है वो काफी बड़ी है, मतलब ये मत सोचना कि ये टेबल जो है वो काफी बड़ी है, मतलब चेन को हम पूरा ऊपर खींच सकते हैं, तो ये टेबल यहाँ तक है। क्लियर, तो ये टेबल है और ये चेन है। अ चेन ऑफ लेंथ L, एक चेन है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है L, चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M, इसका मास कितना है M, इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/nth, याद रखना 1/nth ऑफ इट्स लेंथ, यानी टोटल लेंथ अगर L है उसकी, तो यहाँ पर कितनी लेंथ बचेगी L/n, क्योंकि 1/nth है, ओवर द एज, एज मतलब इस किनारे के नीचे है। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द चेन स्लोली ऑन द टेबल। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। ये एक चेन है, इसका मास टोटल m है, लेंथ l है, इसका इतना हिस्सा नीचे है, तो नीचे कितना हिस्सा है L/n, ये हमें कहां से पता चला, क्योंकि यहाँ लिखा है 1/nth ऑफ लेंथ, तो 1/nth इंटू लेंथ, तो L/n हिस्सा इसका नीचे है। अब हम इस चेन को पकड़ के धीमे धीमे खींच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि स्लोली, यहाँ पे लिखा हुआ है धीमे धीमे खींच रहे हैं, यानी इसका कोई एक्सलेशन नहीं होगा, तो हम इस चेन को पकड़ के धीमे धीमे खींच रहे हैं, तो ये चेन ऊपर जब आ जाएगी टोटल, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर, तो खुद ही सोचो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो इसको सिंपल देखें, अभी इतनी चेन नीचे है, तो अभी हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फिर एक कड़ी ऊपर आ जाएगी, फिर केवल इतना हिस्सा नीचे ले जाएगा, तो हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी, फिर और कम रह जाएगी, तो जितनी जितनी चेन नीचे रह के दी जाएगी उतनी हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन हो गया वेरिएबल फोर्स का। तो अभी मैं मान लेता हूं, लेट सपोज L/n मुझे पता है कि L/n हिस्सा नीचे है, तो अभी मैं मान लेता हूं कि चेन का y हिस्सा नीचे है, y लेंथ। तो अगर चेन की y लेंथ नीचे है, तो मैं इसका वैसे तो मुझे पता है कि L/n हिस्सा नीचे है, तो मैं उसको y मान लेता हूं, क्योंकि मुझे जो अभी सॉल्व करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy, तो मैंने मान लिया y हिस्सा नीचे है। अब मैं इसका वो निकालूं कि ये जो नीचे हिस्सा है, यही तो वेट लगा रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका वेट कितना होगा, तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि L लेंथ का मास कितना होता है m, तो 1 का मास कितना हो जाएगा m/l, तो y लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू y, तो ये हमारा मास आ गया। ये किसका मास हो गया, इस वाले हिस्से का। ठीक, अब मैं जब इसको खींचूंगा तो ये थोड़ा सा ऊपर खींचेगी, तो इसको मान लिया मैंने dy लेंथ ऊपर खींचेगी। क्लियर, तो जब आप ये फोर्स लगाओगे इधर से, तो थोड़ा सा ऊपर खींच जाएगी, तो कितना लेंथ ऊपर खींचेगी dy। अच्छा, अब मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इसका जितना मास होगा, किस पूरी रॉड का नहीं, पूरी चेन का नहीं, इतने का जो ग्रेविटी होगी वो नीचे लग रही होगी, बाकी की ग्रेविटी तो टेबल पर लग रही होगी, तो वो हमें कंसिडर नहीं करनी, हमें केवल इतनी चेन को खींचना है। तो इतने का मास कितना आएगा, ये हमने निकाला हुआ m/l इंटू वाई, तो यहाँ पे मास आ जाएगा m/l y, ये इतने हिस्से का मास आ गया, ये मास को g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये mg फोर्स आ गया। अब उसमें एक टर्म दे रखा है कि आपको चेन को स्लोली खींचना है, अगर चेन को स्लोली खींचना है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। अगर नीचे mg फोर्स लग रहा है तो आपको भी ऊपर खींचने के लिए सेम फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना रखना है, 0, तो आपको भी कितना फोर्स लगाना चाहिए, सेम m/l इंटू वाई इंटू जी। ये क्लियर हुआ, क्योंकि हम उसे स्लोली खींच रहे हैं। तो देखो हमने फोर्स कितना लगाया, इतना, और हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dy, तो मैं dw वर्क डन निकाल लूंगा। तो जब मैं dw वर्क डन निकालूंगा तो dw विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dy, तो dw इक्वल्स, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, dw इक्वल्स f कितना है m/l इंटू वाई इंटू जी, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है dy, ये आ गया।
अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ वेरिएबल कौन है भाई, ध्यान से देखना, y। तो y वेरिएबल है, तो y की लेंथ इतनी है। जैसे जैसे ये चेन ऊपर की तरफ खिसकेगी, सोचो ये चेन ऊपर की तरफ खिसकेगी तो y की वैल्यू कम होती जाएगी और फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि जब ये पूरी चेन ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पे कुछ चेन नहीं बचेगी, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी कितनी है y की वैल्यू, अभी y की वैल्यू है l/n, देख रहा है ना, अभी y की वैल्यू l/n। जब ये पूरी चेन ऊपर पहुंच जाएगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो W इक्वल्स m/l इंटू g, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 0 से सॉरी l/n से लेके 0। अच्छा, वर्क डन का हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है, इसको याद रखना, वर्क डन का हम वो निकालना है मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर y हमने नीचे की तरफ लिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, आप सोच सकते हो कि यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, बट हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वर्क डन का। तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो वर्क डन विल बी m/l mg और 2, यहाँ पे लिमिट डालो 0 - l/n का स्क्वायर। तो W विल बी mg/2l इंटू l²/n²। इन नेगेटिव आ जाएगा बाहर, इसको मैं बाहर ले लूंगा, बट मैं इसे इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मुझे वर्क डन का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा W विल बी, एक l से l कट जाएगा, mgl/2n²। ये आ जाएगा भैया आपका। सो दिस इज अवर आंसर, mgl/2n²। क्लियर? वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ वर्क डन नेगेटिव नहीं आ सकता। ये एक्चुअली हुआ क्या है, हमने जो y लिया है वो नीचे की तरफ लिया हुआ है, जो y लेंथ है ना हमारी वो नीचे की तरफ, इस वजह से जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर सॉल्व करने। बट हमें सिर्फ वर्क डन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। और हम ये क्लियर है पहले से कि हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो dy है वो भी ऊपर लिया जा रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम ये कर सकते हो कि y को हमने नीचे की तरफ लिया है, y को अगर हमने नीचे की तरफ लिया हुआ है तो हमने y को वहां से नीचे की तरफ लिया हुआ है और dy हमने ऊपर की तरफ लिया है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख सकते थे ऑलरेडी। यहाँ पर हम क्या लगा सकते थे, माइनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई y हमने नीचे की तरफ लिया और dy ऊपर की तरफ लिया, y का एरो नीचे था और dy ऊपर लिया था, तो यहाँ माइनस लगता है, यहाँ माइनस लगता है, यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस लगता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, तो हमारा आंसर प्लस आ जाता। तो W का आंसर ये निकला। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का गिवन है x = 1/3 t³। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर फर्स्ट 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना वर्क डन होगा वो निकालना है। मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। ठीक है, तो अब हमें इसमें कुछ भी पता नहीं है, फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं पता, मास गिवन है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख देता हूं मैं 1/3 t³। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, वेलोसिटी। तो v = dx/dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इट विल बी 1/3 × 3t²। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो v कितना आ गया आपके पास, t²। याद आ गया, v याद रखना, t²। अब मैं इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो a निकाल सकता हूं, a = dv/dt, तो इट विल कम आउट टू बी 2t। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a कितना आ गया आपका, 2t। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमको वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का कंसेप्ट हमको याद है, W = इंटीग्रेशन f/dx, ये होता है। बट क्वेश्चन ये f तो गिवन नहीं है, तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स को क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को ma लिख दिया। अब यहाँ साथ में आ रहा है dx। अब आप थोड़ा फंस जाओगे यहाँ पर, फंस इसलिए जाओगे क्योंकि उसने पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर फर्स्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पर बेसिकली उसने आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, यानी वो टाइम की बात कर रहा है कि 1 सेकंड की। बट यहाँ जो वेरिएबल है वो कौन है, x। तो अब हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, इसको मैं ma रखता हूँ, इसको अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं और dt से मल्टीप्लाई कर दूं, ये चलेगा भाई, dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ, ये जो हमारा dx/dt है इसको हम क्या लिख सकते हैं, v। तो खुद ही देखो ma और ये v बन गया और ये बगल का dt बन गया। अब ये जो है वो इंटीग्रेशन किसका फंक्शन बन गया, टाइम का, और उन्होंने हमें टाइम ही दे रखा है 1 सेकंड। तो अब हम इसमें लिमिट डाल सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम की लिमिट नहीं डाल पाते क्योंकि यहाँ किसका फंक्शन है, x का, तो हमने इसे चेंज कर लिया। तो W इक्वल्स, अच्छा अब वैल्यू डाल देता हूँ, मास की वैल्यू 1 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2t, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 2t,
वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है टी स्क्वायर, और यहाँ पे dt डाल दिया मैंने। उसने बोला फर्स्ट 1 सेकेंड, तो 0 से शुरू होगा सेकेंड, 0 से लेके 1 तक कर दूंगा मैं इसको। अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन कितना बचेगा टी क्यूब dt, और 0 से लेके 1, तो वर्क डन कितना आ जाएगा भाई 2 टी की पावर 4/4, ये आ जाएगा 0 से लेके 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो, 2/4 बाहर आ गया, 1 - 0 1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा हाफ जूल। तो योर वर्क डन विल बी हाफ जूल। ओके, so this is the end of this video. Okay then, bye.